उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि बीमारियों का समय चल रहा है, बारिश वारिश चल रही है, बहुत सारे बच्चे हमारे बीमार हैं ऑफलाइन कोचिंग के, है ना। और अभी आने वाले हैं सभी के एग्जाम भी। तो एक पार्ट है केमिस्ट्री का जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, ये आज हमारा तीसरा है। और इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी आकृति त्रिविम क्यों होती है ना, उनकी संरचना जो है वो त्रिविम क्यों होती है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वाले दो लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पहला वाला ना भी देखो तो चलेगा, मगर इसके जस्ट पहले वाले की लेक्चर नंबर 2 बहुत ही ज्यादा जरूरी है देखना, उसे आप देख कर आएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से, यानी कि कार्बन से। वेरी गुड, पहले ही हमारा पेन जो है बंद हो गया, बता दूं क्योंकि पहले मेरी 2 सेकंड पहले हमने चेक किया था, चल रहा था, अभी बंद हो गया। बताओ, कोई बात है वाला ये? कोई बात नहीं, दूसरा वाला पेन, इसलिए हम 3 पेन रख के चलते। परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, बॉक्स बना देते हैं, एक बॉक्स पे 2 इलेक्ट्रॉन। अभी दूसरी कक्षा में आ गए हम। दूसरी कक्षा में आपके 2s के 2 इलेक्ट्रॉन रेड कलर से, और फिर 2p में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। देन 2p में भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और ये होंगे हरे कलर के। ठीक है, अब इसी के अनुसार मैं यहाँ पर एक सूत्र बनाऊंगा, मतलब एक चित्र बनाऊंगा कार्बन का। कार्बन के आंतरिक संरचना यानी कि एटम ऑफ स्ट्रक्चर की कार्बन का जो परमाणु होता है वो होता कैसे है, ये हम पहले भी बना चुके हैं, परंतु आज क्विक रिवीजन होगा और इसे समझाना इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसी से आकृति डिफाइन करेंगे। मैं आज आपको बहुत गहन चीजें बताने वाला हूँ कि एक्चुअली पे इलेक्ट्रॉन जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कौन कौन सी कक्षाएं होती है, क्वांटम संख्याएं क्या क्या होती है, उन सबसे कुछ चीजें हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करने। नाउ अब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 6 प्रोटॉन होंगे हमारे पास, हमने 7 बना दिया गलती से। और ये इनके बीच में क्या होंगे बेटा, इनके ही बीच में हम ऐड कर देते हैं न्यूट्रॉन 6। अब यहां पर क्या होगा, ये होगी हमारी पहली कक्षा, और पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हमने कौन से कलर से दर्शाया है, हमने दर्शाया ब्लैक कलर से। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी कक्षा पे। कैसी कक्षा पे, कौन सी कक्षा पे बेटा, दूसरी कक्षा पे। और कौन सा उपकोष है ये है ऐश उपकोष, दूसरी कक्षा में ऐश उपकोष। और यहां पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसी पे यदि हम किसी भी कार्बन का या किसी भी परमाणु का हाँ किसी भी तत्व के परमाणु का 3D वो बनाए, क्या बनाए, एक तरह का 3D स्ट्रक्चर बनाए। यानी कि ये सभी को पता होगा, ये जेड अक्ष होता है। इधर से आप हल्का सा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दिस इज द एक्स अक्ष, और यहाँ बीच से जब आप जाते हैं तो ये होता है वाई अक्ष, है ना, जेड एक्स, सॉरी एक्स वाई जेड। ठीक, अब हमें पता है कि इस वाले अक्ष को बोला जाता है एक्स, इसे बोला जाता है वाई, और इसे बोला जाता है जेड। तो बचे जो 2 शेष इलेक्ट्रॉन है, कौन से बचे, जो 2 शेष इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई हमसे, हमें जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहीं पे भी पाया जाता है, एक्चुअली ये वृत्ताकार स्थिति में होता है, ये यहाँ पर है। ठीक है, अब जो हमारा जेड अक्ष वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि पी ब्लॉक वाले, जेड अक्ष नहीं है, जेड अक्ष के अधिक जो है पी ब्लॉक वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ इस प्रकार से घूमते, यदि आपको पता होगा, यदि हम ऐसे बनाते हैं तो पी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार से घूमते हैं, ये तो यहाँ कहीं होगा या यहाँ कहीं होगा, है ना। इधर पे भी सेम कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, सभी को पता होगा। मैंने थोड़ा तेजी से बना दिया, फास्ट फास्ट बना दिया। तो अब एक एक करके इमेज डायग्राम वाइज बनाने चलते हैं ना। सबसे पहले ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा जेड अक्ष है, और ये हमारा वाई अक्ष है। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी
गति नहीं, सॉरी, जो पाई जाने की संभावनाएं होंगी वो या तो यहां होंगी या फिर वो होगी एक्स अक्ष पे या फिर वो होती है जेड अक्ष पे। मगर हमें पता है कि कार्बन परमाणु में एक्स जगह पे है और वाई पे, मतलब जेड वाला अभी खाली है, ध्यान देना। तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहां कहीं से, चलो कुछ इस प्रकार से घूम रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां कहीं होगा, है ना। कुछ इस प्रकार से हम एक्चुअली गोला बनाते हैं, हम जो फॉलो करते हैं मॉडल वो होता है नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर ने बताया था कि गोली कक्षा में हम यहां कहीं बनाते थे हर बार, सभी लोग यही करते हैं, परंतु इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। डन। अब क्या होगा कि आपने सुना होगा कि परमाणु जो होता है एक तरह से उदासीन होता है, और ये अभिक्रिया कब करते हैं, जब ये उत्तेजन अवस्था को प्राप्त होते हैं। अब सर उत्तेजन अवस्था क्या होती है, कोई भी तत्व का परमाणु जब कहीं से ऊर्जा रिसीव कर लेता है तो वो उत्तेजित अवस्था में आता है। और उत्तेजन अवस्था में कौन रिसीव करते हैं सबसे पहले ऊर्जा, जो सामने होते हैं। तो यहाँ सामने कौन होगा, एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन, तत्व निकल रहा था हमारे मुंह से, एस ब्लॉक पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे वो सबसे पहले एनर्जी रिसीव करेंगे। डन। कौन से वाले, दूसरी कक्षा वाले। कौन सी कक्षा वाले, दूसरी कक्षा वाले, क्योंकि पहली कक्षा में पहुंचने के लिए इन्हें बाहर ही निकालना पड़ेगा। तो ये जो दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, है ना। नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि अब हम ये मान रहे हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने कहीं से ऊर्जा प्राप्त कर ली, ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। और ऊर्जा को जब अवशोषित करते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो उस कक्षा से दूसरी कक्षा में या फिर उस उपकोष से दूसरे उपकोष पर चले जाते हैं। तो यहां से हमें ये मालूम है कि इन दोनों में से दोनों युग्म, दोनों जोड़े हुए जो युग्म, ये एक युग्म बन चुका है इलेक्ट्रॉन का, इन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहां पर बचेगा सिर्फ एक। और अब सर आप मुझे बताओ कि ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन गया है वो कहाँ जाएगा। तो हमें पता है कि उस उपकोष के ये दो इलेक्ट्रॉनों में से एक ने ऊर्जा रिसीव कर ली है और उन्होंने अपनी कक्षा का त्याग कर दिया। सॉरी, हमने रेड कलर से बनाया था इसे। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और ये कहाँ चला गया है, ये चला गया है यहाँ पर, जो जेड कक्षा खाली दिख रही ना वहां पर। और बाकी के जो थे, अब ये पूरा जो है ये पी ब्लॉक है, ये जो है एस ब्लॉक है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जो स्थिति थी, जो घूर्णन की स्थिति है उसे चेंज कर लेगा। तो अब उसके लिए भी एक डायग्राम यहाँ नीचे बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, ये कार्बन है, ये पहली कक्षा है, और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ कहीं पर होगा और एक इधर कहीं होगा, है ना। ये सारे कौन से हैं, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है और ये जेड वाला है। और एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो गोली कक्षा में यहाँ कहीं होगा, छोटू सा बिल्कुल। ये भी गोली कक्षा में सब घूर्णन कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा, दूसरी कक्षा में गोला के रूप में घूर्णन कर रहा होगा यहाँ पे, है ना। अब ऐसी अवस्था में जब इसे हाइड्रोजन आके मिलेगा, कैसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में जब यहाँ से हाइड्रोजन आके मिलता है, हाइड्रोजन एटम हम ब्लैक कलर से दर्शा देते हैं, इससे मिलेंगे हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यह आबंध बन गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यह आबंध बन गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन, यह आबंध बन गया, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम और ये उसका इलेक्ट्रॉन और ये आबंध बन गया। इन सबको हमने बोला था सहसंयोजी आबंध। अच्छा, ये सब चीजें हम पहले वाले में कवर कर चुके हैं, आज तो हम आकृति बना रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको आकृति समझ में आ गई होगी। सपोज करो कि ये बीच वाला कार्बन है और ये गेंद, ठीक है। अब 3D डायमेंशन है, तो एक डायमेंशन से आप मुझे सीधा देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया सीधा वाला डायमेंशन, ठीक है। एक डायमेंशन ये हो गया इधर वाला, एक ऐसा और एक अपवर्ड। तो ये 3 डायमेंशन है, वही डायमेंशन आपको यहां पर देखिए, देखो, एक ऊपर प्रस्तुत, एक उधर पीछे की तरफ सीधी गई है और एक ऐसा। मतलब यदि पेन से बनाकर देखी जाए तो डायमेंशन कुछ इस प्रकार से होगी, ध्यान से देखना। हाँ, ये अब इन जगहों पर दिख रहा है ना आपको, ये देखो, कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर हमने वहां पर बनाया है जो कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड यानी कि जेड अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष, और जो मेरे तरफ पीछे की तरफ पॉइंट कर रहा है ये वाई अक्ष। ठीक है, तो यहां कहीं पर ये इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं।
अब इनसे हमने क्या मिला दिया है, एक एक हाइड्रोजन परमाणु मिला दिया है, और इसी को हमने कहा था एस कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन है और पी कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसी से निकल कर आया था sp3 संकरण। ये सब पुराने उसका था। तो इसी प्रकार से हमें मालूम है कि यहां पर क्या होगा, ये जो नीचे की तरफ वाले, अब मैं थोड़ा सा फ्लिप कर रहा हूं, अच्छा ऐसे ही रहने देते हैं। एक जो हमारा है हाइड्रोजन वो यहां पड़ा हुआ है, एक गेंद से आपने इधर निकाल दिया है, और एक को आपने यहां कहीं रखा हुआ, ठीक है, और एक इधर। डन। तो एक गेंद है, एक गेंद से एक हाइड्रोजन पी ब्लॉक का इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है। अब ये मान लियो आप कि ये कागज के एक सिरे पर है। कैसे? ये हमारी रसायन विज्ञान की बुक है, ये हमारी रसायन विज्ञान की बुक है। यहां पर हम बीच में एक गेंद रख देते हैं, ठीक है, और इससे आप सभी को पता है, यदि हमें इसको माने तो एक ये वाला जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो आपको सीधा दिख रहा है, ये वाला जो सीधा, चलो ऐसा कर देता हूं ना, ये वाला, ये जो आपको सीधा दिख रहा है, ये मान लीजिए आप वाई अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष, ठीक है, ये वाला जो है ये वाई अक्ष, ये एक्स, यानी कि जो सीधा आपको दिख रहा है, अभी मैंने इसे कर दिया एक्स, आप चाहो तो वाई भी मान लो, ये वाला मान लो आप एक्स, ये वाला वाई जो आपको सीधा दिख रहा है वाई, ये वाला एक्स, और ये ऊपर की तरफ जो गया है ये जेड। तो यहां पर कार्बन परमाणु है, यहां पर जो ऑलरेडी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये पी एक्स पे थे, तो एक हाइड्रोजन परमाणु यहां कहीं सामने जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु इधर कहीं जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गए कागज के तल पे, कहां हो गए, कागज के तल पर। अब एक जेड अक्ष पे आया था तो एक ऊपर की तरफ निकला होगा, और यहां कहीं एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और एक हाइड्रोजन एस ब्लॉक यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं नीचे की ओर जुड़ा होगा। तो ये जो आकृति निकल के आई, आप गेंद को इधर रखेंगे तो तीनों हाइड्रोजन नीचे की ओर होंगे और एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा, यानी कि पिरामिडी आकृति होगी। डन है? आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यदि आसान भाषा में समझाऊं तो ये कार्बन होगा, यहाँ ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कहीं होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, और एक हाइड्रोजन को आप इधर कहीं पीछे या आप स्टैंड के रूप में लगा सकते हो, यहाँ कहीं ऐसे होगा, ठीक है। अब इससे एक आकृति बनाई जाए, ये यहाँ पर, ये इसके पास, ये इसके पास, ये यहाँ से, और ये आपस में एक बार जोड़ दे आप ऐसा, तो ये आकृति जो होती है पिरामिडी आकृति होती है, और इसी आकृति को कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय सूत्र कहा गया है। बोलो बताओ कैसी बनी? चूंकि उत्तेजन अवस्था के कारण पी कक्षक पर 2 जगह इलेक्ट्रॉन गए। इफ आप चाहो, यदि आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो या इसके एंड तक मेरा ये प्लान है कि कार्बन का एक एटम मॉडल खरीद के लेके आए, जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है, और उससे आपको समझाया जाए, परंतु आपको उसके लिए करना होगा कमेंट। डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस वीडियो का लक्ष्य था मेरा, कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। आकृति आपको समझ में आ गई होगी कैसे बनती है, कैसे समझ, यह एक्चुअली तीसरे चैप्टर का है बेटा, परंतु मैं ये चाह रहा था कि आपको बिल्कुल बेस से समझ में आए, ठीक है। कुछ बच्चों को आकृति समझ में नहीं आती, और आकृति समझना बड़ा जरूरी है, इससे ये पता लगेगा कि जो अगले कार्बनिक रसायन बनेंगे, ठीक है, या और भी क्रियात्मक समूह जब कार्बन से जुड़ेंगे तो कहां जुड़ेंगे, कहां पर उनका हमला होगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपको कब पता चलेगी? जब तक आपको कार्बन की डिजाइन ही नहीं पता होगी, कार्बन जो मेथन है उसका बेस डिजाइन आपको पता नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एस ब्लॉक के तत्व अब नहीं झेलेंगे हमला। अब जो पी में ऊपर की तरफ है, जो अक्ष पर है, जो ऊपर वाले अक्ष पर है, सबसे पहले सामना वो करते हैं। डन। अब हम समझते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब आप समझेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अच्छा, मैंने अभी तक आप लोगों को ना वो नहीं बताया, क्या नहीं बताया, मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि ये जो मिले हुए हैं इनके कोण का मान क्या है, ठीक है। अभी जो जुड़े थे ना कि एक इधर गया है, एक इधर गया है, एक इधर गया है, अच्छा, उनके कोणों का मान नहीं बताया, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज हाइड्रोकार्बन। यहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है, इसी वजह से मैं उसे छोड़ रहा हूं। डन है?
अब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हमारी बुक में दो तरह से किया गया है। सबसे पहला अचक्रीय कार्बनिक यौगिक। क्या बेटा? अचक्रीय कार्बनिक यौगिक। और दूसरा जो है वो है चक्रीय कार्बनिक यौगिक। क्या मतलब है सर इनका? क्या कहना चाह रहे हैं आप? कार्बनिक यौगिकों की सीधी सिंपल परिभाषा खुली संरचना वाले, और इसका मतलब है बंद संरचना वाले। अब इसका भी आंसर समझाओ। तो समझाते, एक एक चीज समझाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ खुली संरचना वाले हाइड्रोकार्बन। तो अब हेडिंग लगा लीजिए आप, खुली संरचना वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है। एक्चुअली मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं, सर्दी हो रही है, पर फिर भी हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो खुली संरचना वाले के लिए बड़ा ही सिंपल है, बहुत सारे आप सभी को पता है कि हमारा कार्बन होता है। इस पे यदि लुईस बिंदु हम बना दें तो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। लुईस बिंदु मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होते हैं और जो संयोजन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें हम लुईस बिंदु से दर्शा देते हैं। ठीक है। छींक आने वाली है सर को बहुत तेज। चलो पहले ही निकाल के रख लेते हैं, छींक ही आएगी तो, है ना। नौ, अब हमें पता है कि जब हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से इससे जुड़े, ये हो गया मैथेन का स्ट्रक्चर, ये है मैथेन। यहां पर कार्बन कैसा है? स्वतंत्र है, खुला हुआ है। डन। इसी प्रकार से कार्बन इधर भी तो आबंध बना सकता है, और वो भी कैसा हो? वह भी हो कार्बन ही। ये सारे लुईस बिंदु हैं, और ये पूर्ण संरचना सूत्र हम बना रहे ताकि आपको बिल्कुल एकदम बेस से समझना है ना। तो ये जो सारा दिख रहा है ये सूत्र है एथेन का। इसे लिखा जाता है CH4, इसे लिखा जाता है CH3, है ना। कुछ इस प्रकार से इन्हें लिखते हैं। अब यहां पर कॉमन चीज ये है कि कार्बन कार्बन ने आपस में संयोजन बना है ना, कार्बन और हाइड्रोजन मिले हो, और यहाँ पर कार्बन कार्बन आपस में मिले। जरूरी थोड़ा ना कि कार्बन कार्बन ही मिले, कार्बन से और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। एग्जाम्पल बताओ सर। तो यहां पर जब कुछ ऐसी स्थिति हो कि हमारा एक कार्बन हो, ये आगे एक और कार्बन से जुड़ा हो, और उस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हो और एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो यहाँ कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ भी संरचना बना ली। या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये संरचना हो हमारी आगे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हो, इधर H ना हो, इधर OH हो। तो लॉट्स ऑफ टाइप के कार्बनिक यौगिक हम आगे पढ़ने हैं। इसका नाम क्या होता है सर? तो इसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड। ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूं ये सारे जो नाम है, ये सारे जो नाम है, ये नाम सारे सामान्य नाम है। कैसे नाम है? ये सारे नाम जो हैं ये समान नाम है। ठीक है। ये सारे नाम सामान्य नाम। इसके आयुपेसी नाम भी हम आगे पढ़ेंगे, कैसे आयुपेसी नामकरण होता है। परंतु अभी हम यहाँ पर कार्बन जो है ये हमारा ये नए किसी तत्व के साथ जुड़ा है। इधर तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा आबंध बना लिया, साथ में इधर OH समूह के साथ भी आबंध बना लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बनिक यौगिक हमें मिलेंगे। जरूरी नहीं है ऐसे जुड़े, ये ऐसे भी जोड़ सकते हैं। मान लो CH3, यहाँ CHO, इधर आगे आप जाओगे CH3, ये CH3। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो ये संरचना आपको दिख रही है, ये होगी आइसोब्यूटेन की संरचना। जब भी ब्रांच आपको देखे कार्बन की, कार्बन खुद ही ब्रांच निकाला हुआ है, वो भी ऊपर की तरफ, तो हाइड्रोजन यहीं पर रहेगा इसके साथ। ठीक है। ऐसी कोई संरचना दिखे तो इसे बोला जाता है आइसो श्रृंखला, आइसोब्यूटेन। डन है। चलो यहां तक
नोट कर लो, बना लो। ये खुली श्रृंखला वाले कार्बन के लिए, इसके लिए आप चक्रीय अचक्रीय कार्बनिक यौगिकों के लिए लिख सकते हैं, जब कार्बन कार्बन आपस में खुली संरचना में जुड़े हो, या फिर कार्बन अन्य क्रियात्मक समूह के साथ जुड़कर खुली श्रृंखला में जुड़ा हो। कि मैं लिख दूं, आप लिखोगे मेरे साथ साथ, कि जब कार्बन कार्बन खुली संरचना में आबंध बनाए और कार्बनिक यौगिक निर्मित हो, तो ऐसी संरचना या फिर ऐसे कार्बनिक यौगिक अचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण ये लिख लेना, 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 नाम सहित लिखना है ना। जब कार्बन कार्बन मिलकर खुली संरचना में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाए, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, उनके साथ जुड़कर कोई नया उत्पाद बनाए, तो ऐसे उत्पाद अचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ध्यान रहे, संरचना कैसी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बंध संरचना वाले हाइड्रोकार्बन। कौन से? बंध संरचना वाले हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं हम हमारा दूसरा वर्गीकरण की ओर, और जो कि है क्या? चक्रीय कार्बनिक यौगिक। ठीक है, चक्रीय कार्बनिक यौगिक। अब आपको जैसे पता होगा, यह भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है एली एलिसाइक्लिक यौगिक, और दूसरा आता है एरो एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। तो लेट स्टार्ट विथ एलिसाइक्लिक यौगिक, कि एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, आपका हेडिंग जो होगा वो होगा एलिसाइक्लिक, एकला चलो रे नहीं रे, एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है, एकला चलो रे, एलिसाइक्लिक यौगिक। अब यह भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है समचक्री, और दूसरा आता है इसी का विपरीत, विषम चक्री। समचक्रीय कार्बनिक यौगिक, समचक्रीय एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक, और विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले समचक्रीय से। तो इसी के नीचे क्या हो बेटा, सबसे पहले समचक्रीय एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिकों की बात करें, कि जब जो श्रृंखला है, यह जो यौगिक है, पूर्ण रूप से कार्बन या हाइड्रोजन से मिलकर बना, उदाहरण, और उसकी संरचना कैसी हो, बंद हो। ये रहा हमारा कार्बन, ये हमने बना दिए इस पे लुईस बिंदु। सिमिलरली एक कार्बन हमारा ये रहा, इसके भी हमने बना दिए लुईस बिंदु, और एक कार्बन हमारा ये रहा, इसके भी बना दिए हमने लुईस बिंदु। ठीक है, तो ये यहां पर इससे जुड़ जाएगा, ये यहां पर इससे जुड़ जाएगा, ये यहां पर इससे जुड़ जाएगा, और ये वाला यहां पर इससे जुड़ जाएगा। बचे क्या? ये बचे, है ना। अच्छा, ये ऐसा भी बनता है ना, एलिसाइक्लिक यौगिक की बात करें तो ये पूरे रूप से ऐसा भी बनता है, कुछ जगह पर आपको ऐसा भी मिलेगा। अब ये पुराने जमाने जो हम देखते थे, बाहर जाते थे घूमने, तो कुछ गाँव में ऐसी वाली संरचना भी बनी हुई होती। पता नहीं तुम लोग गए हो कि नहीं गए हो, परंतु कुछ घर के बाहर मिट्टी में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं भी बनी होती थी। अब मुझे नहीं पता वो किस प्रकार की लिपि होती थी, परंतु ऐसा तो बना हुआ होता था। ठीक है, पुराने जमाने के डिजाइनों में। तो एक्चुअली ये है क्या, एक तरह का साइक्लो ब्यूटेन है। क्या है बेटा? साइक्लोब्यूटेन की संरचना। सेम इसी प्रकार से जब
अब क्या हो, ये यहां से जुड़ जाए, ये इधर से जुड़ जाए, सॉरी गलत बंद बन गए, ये यहां से जुड़ जाए, ये यहां से जुड़ जाए, और ये वाले भैया यहां से जुड़ जाए। ठीक है, अभी भी गलत बना दिए सर, ये यहां से जुड़ जाए। ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसका इधर की ओर हो, एक हाइड्रोजन ऐसा हो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो, एक हाइड्रोजन यहाँ, देन यहाँ पर और यहाँ पर। इसे ऐसे त्रिभुज के रूप में भी बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने इसका नाम आपको क्या बताया था, इसका नाम हमने बताया था, चलो पेन नीचे गिर गया, इसका नाम बताया था साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ पर सिर्फ क्या है बेटा, यहाँ पर सिर्फ कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पर, अच्छा इधर बाहर बना दिए, यहाँ पर हमने इसका नाम क्या बताया था, साइक्लो प्रोपेन। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। अच्छा ये चिंता ना करें आप जब हम आगे जाएंगे तो हम एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, ये सब भी पढ़ेंगे। अभी इस पे आगे नहीं बढ़े ना, हाँ ठीक है, अभी हमारी गिनती स्टार्ट नहीं हुई है, हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको संरचना समझनी कि बंध संरचना क्या होती है, विषम चक्री संरचना क्या होती है, अभी सिर्फ आपको समझना है छोटी छोटी चीजें। जब आईयूपीएसी नामकरण की बात आएगी तो सर आपको खुद आगे आके बताएंगे। ठीक है, अभी आईयूपीएसी नामकरण की बारी नहीं है, अभी तो सिर्फ आपको पहचानना है कि चित्र बना हुआ है, उसे मैं बोलूंगा क्या। ठीक है, पापा बोलना है, मम्मी बोलना है। तो ये संरचना है साइक्लोब्यूटेन की, ये है संरचना है साइक्लोप्रोपेन की। इसी प्रकार से जब आपको संरचना ऐसी दिखाई दे, ऐसी संरचना दिखाई दे, या फिर आपको संरचना कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दे, तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो ये है साइक्लोहेक्सेन की संरचना और ये है साइक्लोपेंटेन की संरचना। ठीक है, अब मान लो यहां कहीं इस संरचना में, अच्छा सबका आपको नाम लिखते जाना बेटा मेरे साथ साथ, है ना, मैं सबका बताऊंगा नहीं, आपको लिखते जाना। अब यहाँ कहीं डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। एन कब लगता है, जब सारे वन सिग्मा हो। अब यहाँ एक सिग्मा है क्या, यहाँ बीच में पाई हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। इस प्रकार से ये जो सारे कार्बनिक यौगिक है, ये इसमें से मेन बात यह है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने, अभी कोई दूसरा तत्व इसमें बीच में आके नहीं घुसा है। जब घुस जाएगा तो इसका नाम भी परिवर्तित हो जाएगा। ये सारे उदाहरण जो है समचक्री के हैं। परिभाषा, जब कार्बन और हाइड्रोजन संतृप्त अवस्था में या संतृप्त होकर कार्बन कार्बन की बंध संरचना का निर्माण करे तो ऐसी चक्रीय संरचना समचक्रीय एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक कहलाती है। जब कार्बन और हाइड्रोजन संतृप्त अवस्था में, या संतृप्तता कैसे बोलेंगे, जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बंध संरचना का निर्माण करे और उसमें हाइड्रोजन संतृप्त अवस्था में हो, तो ऐसे समचक्रीय या ऐसे यौगिक समचक्रीय एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण सारे लिख लेना, मैंने भूल के बता दिया था आपको, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, बीच में एक आध कहीं डबल बॉन्ड भी आ जाए तो चलेगा, एक आध, ठीक है, एक दो बॉन्ड भी आ जाए तो चल जाए। अब आते हैं विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक की। अब विषम चक्री में क्या होगा बेटा, विषम चक्री में इन संरचनाओं में कोई दूसरा कार्बनिक यौगिक, कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व आके जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आके जुड़ जाए बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 की है, तो इसे आप बोलेंगे टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। क्या बोलेंगे आप इसे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। यहां कार्बन आना चाहिए था, कार्बन की जगह पर कौन आ गया, कार्बन की जगह पर आ गया ऑक्सीजन। तो ऐसी संरचना जो बंद तो हो पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तत्व भी आकर मिल जाए या बीच में कहीं आके आबंध बना ले। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन और अन्य तत्वों के साथ मिलकर बनी हाइड्रोकार्बन संरचना, जिसमें हाइड्रोजन तो संतृप्त हो मगर कार्बन भी कहीं कहीं बीच में ऑक्सीजन या फिर अन्य तत्व आके जुड़ जाए। इसको ही हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं हम इसे, हम बोलते हैं इसे विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक।
इसमें लिखा है कार्बन परमाणु के अलावा, कार्बन परमाणु के अलावा जब यहाँ कार्बन के अलावा अन्य कोई परमाणु आकर जुड़ जाए और वह संरचना कैसी हो, बंद हो, तो इसे ही हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब आती है दूसरी संरचना जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे मिक्स कर देते हैं। अब आती है हमारी दूसरी कार्बनिक संरचना जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। उसके बारे में लिख लीजिएगा आप, उसके बारे में अब हम हेडिंग डालते हैं और वो है हमारी एरोमेटिक एरोमेटिक यौगिक। अब इसमें भी हमें 3 प्रकार दिए हुए हैं, हम एक प्रकार के समझते हैं। सबसे पहले आता है, देखो, व्यंजनाइड यौगिक। दूसरा आता है अव्यंजनाइड यौगिक। और आता है तीसरा विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, है ना। तीसरा आता है हमारा विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेंजेनाइड यौगिक। अब बेंजेनाइड की यदि बात करें तो जब बेंजीन रिंग क्या होते हैं सर? बेंजीन रिंग कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ऐसी बनी बंध संरचना है जिसमें कार्बन कार्बन द्वि आबंध से जुड़े होते हैं, साथ ही इन सभी में एक एक हाइड्रोजन होता है, यानी कि 3 पाई आबंध होते हैं और 12 सिग्मा आबंध होते हैं। ठीक है, इस संरचना को बोला जाता है बेंजीन संरचना। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है बेंजीन संरचना। ठीक है, और बेंजीन की यदि खास बात करें, इसकी विस्तृत श्रृंखला फिर से बना देता हूँ, कई बार बनाया मैंने। पेन को सिरा दिया जाए दूर, ये वाला पेन उठाया जाए, ये हमारा कार्बन है, तो ये सबके एक एक इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। अब आप सभी को पता है कार्बन की संयोजकता कितने की होती है बेटा? कार्बन की संयोजकता होती है 4 की। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इन सभी का कहाँ पर है? अंदर की ओर है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर है, ये लो। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से आपने जोड़ दिया हाइड्रोजन। क्या जोड़ दिया? बाहर की संरचना से आपने जोड़ दिया हाइड्रोजन, ये। और ये अंदर वाले कार्बन जो है वो आपस में द्वि आबंध से जुड़े हैं। आपस के जो इनके इलेक्ट्रॉन है वो द्वि आबंध से, यानी कि द्वि बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये जो संरचना निकल के आती है यही कहलाती है आपकी बेंजीन की संरचना। काय की संरचना? बेंजीन की संरचना। ठीक है, एरोमेटिक संरचना के अंतर्गत पहला उदाहरण जो आता है उन्हें हम कहते हैं बेंजीन संरचना। डन। जहां कार्बन कार्बन जो है संतृप्त अति संतृप्त अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं? यहाँ पर जो संरचना बनी हुई है ना, ये अति संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। बेंजीन संरचना अति संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ठीक है, अब अच्छा, डबल बॉन्ड को अलग कलर से दिखा दूं क्या? ये यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को हम जो डबल बॉन्ड बनाए हैं इन्हें अलग कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा। आबंध भी अलग कलर से दिखा देता हूँ, अभी आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो ये हमारा है बेंजीन वलय। ठीक, अब ये बेंजीन वलय जब ऐसा हो तो ये होता है बेंजीन। अब मान लो क्या हो कि इस बेंजीन रिंग से यहां से ये वाला हाइड्रोजन हट जाए और इसकी जगह पर हम क्या जोड़ दें? हम इसकी जगह पर जोड़ दें एक्स। एक्स आपकी नहीं, हैलोजन तत्वों को एक्स बोलते हैं। आवर्त सारणी में समूह 17 के जो तत्व है, तो ये बन जाता है हेलो एरीन। ठीक है, यदि हम यहां पर
एक मैथिल समूह जोड़ दें तो ये बन जाता है टॉलुएन। यदि हम इस संरचना से NH2 जोड़ दें तो ये कहलाता है एनिलिन। यदि इस संरचना से हम यहां से हटा के OCH3 जोड़ दें तो ये कहलाता है एनिसॉन। ठीक है, तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये कहलाते हैं हमारा बेंजोनाइड यौगिक। बेंजीन के साथ मिलकर बने यौगिक। जब बेंजीन के साथ अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं या क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तो उससे जो मिलकर बनते हैं वो अलग अलग उत्पाद, और ऐसे उत्पाद को बेंजीनाइड यौगिक कहते हैं। और इन सभी यौगिकों को, जितने को भी हमने अभी आपको यहां लिख के बताए हैं, ये सारे आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास, जो कि है आपकी 12th। ठीक है, यहां पर ये आपकी कक्षा 12वीं में इन सारे यौगिकों को आप विस्तृत रूप से पढ़ोगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप से आपको ये पढ़ना है। अब आते हैं हमारे अवेंजेनाइड यौगिक। हमारे आते हैं कौन से? अवेंजेनाइड यौगिक। अब ये बेंजीन रिंग में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब क्या हो, जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ना हो वो अवेंजेनाइड यौगिक होता है। तो 6 की जगह 7 हो जाएंगे, है ना? 6 की जगह कितने हो जाएंगे बेटा? 7। और संरचना हमारी थोड़ी अलग टाइप की बनेगी तो उसे भी बना लेते हैं। तो हमारी बुक में बनी हुई है संरचना, आई होप सो आपको उसे देखना चाहिए। 1 2 3 4 5, सॉरी, है ना, कुछ ऐसी ही है। और ये अगला वाला कार्बन, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये सारे बिंदु जो है वो कार्बन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा। अब यहाँ वाला जो कार्बन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन। तो ये जो ऐसी वाली संरचना है जिसे ही आप बोलेंगे, जिसे आप बोलेंगे अवेंजुनाइड यौगिक, और इसका नाम हमारी बुक में दिया है क्या? ट्रोपॉन, है ना? ट्रोपॉन ही दिया हुआ है ना, ट्रोपॉन, हाँ, इसे बोला जाता है ट्रोपॉन। तो ये है अकार्बनिक यौगिक कि कार्बन और हाइड्रोजन मिले तो हुए हैं, ठीक है, मगर 6 नहीं है। 6 की जगह कितने हो जाए? 7। और 7वां वाला कार्बन जो है उसके साथ में आपको एक अलग प्रतिस्थापी समूह देखने को मिल जाए, तो आप ऐसे कार्बन के अलावा अलग तत्व देखने को मिल जाए तो आप ऐसे यौगिक को बोलेंगे अवेंजुनाइड यौगिक। जब बेंजीन रिंग ना हो, क्या हो कि जब बेंजीन रिंग ना हो, 6 की जगह 7 कार्बन हो, और अगला वाला जो कार्बन हो उससे कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व जुड़ा हुआ, ठीक है, या फिर वो, अच्छा, ये हो गया बेंजीन के अलावा, मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई दूसरी चीज बनती है तो वो अवेंजुनाइड यौगिक कहलाता है। अब आते हैं विषम चक्री। विषम चक्री का सेम सिद्धांत है कि एक तो असंतृप्त होंगे और दूसरी चीज डबल बंध भी बनाएंगे, और जो अगला कार्बन होगा, मतलब यहां पर कार्बन आना चाहिए था और कार्बन की जगह इस वलय में कोई दूसरी चीज होगी, कोई दूसरा तत्व होगा। अब यहां पर क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है। यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर आपका सल्फर भी हो सकता है ना? यहां पर आपका सल्फर भी हो सकता है। यहां पर हमारे पास बेंजीन रिंग भी है एक तरह का, ये देखो, नाइट्रोजन की आवन क्षमता 3 की होती है। कितने की होती है? 3 की होती है, ठीक है। और ये यहाँ पर आवन बना ले और ये यहाँ पर आवन बना ले, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जहां पर
बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं और बेंजीन रिंग के अपवाद भी हो सकते हैं, ठीक है। पर कॉमन क्या है, ये जो असमान तत्व दिख रहे हैं हमें कार्बन और हाइड्रोजन की बंध संरचना के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक, ऐसे एरोमेटिक यौगिक जो जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरे अन्य तत्व मौजूद हो, विषम चक्रीय या फिर विषम चक्रीय एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आता है पिरिडीन, ये है थायोफीन, और ये है आपका फ्यूरेन। क्या है आपका ये फ्यूरेन, ये रा पे है मात्रा, है ना। ये है आपका फ्यूरेन। इस प्रकार से यहां पर आपने यौगिकों के बारे में पढ़ लिया। अब एक और चीज जो आपको यहीं पे पढ़नी है, इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि क्या होती है। तो देख लो कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसमें कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व ने भी भाग लिया हो वलय को निर्मित करने में, तो वो सारे यौगिक विषम चक्री कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना, ये आगे सब आने वाले तुम्हें काम में, ये आगे तुम्हें परेशान करेंगे। अच्छा, आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे, और आईयूपीएसी नाम के साथ साथ हम सामान्य नाम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आईयूपीएसी नामकरण काफी सारे बच्चों को नहीं बनता, फिर वो आगे कंफ्यूज होते रहते हैं और इन सब चीजों से भाग जाते हैं। क्या होते हैं, भागते, दूर भागते हैं। परंतु हम ऐसा कवर करेंगे कि एक एक चीज आपको समझ में जाए। आज क्रियात्मक समूह मैं सोच रहा था पढ़ा दूं, मगर ये जो है हम आईयूपीएसी नामकरण में ही कवर करेंगे। वीडियो ऑलमोस्ट काफी सारा लंबा हो गया होगा, 30 मिनट का तो हो गया होगा, 30-40 मिनट का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैंने थ्योरी नहीं लिखवाई, तो थ्योरी आपको मेरे शब्दों के साथ सुन सुनकर एक बार देखना, और दूसरी बार फिर नोट्स बनाना, पहली बार में नोट्स नहीं बनाओगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बनाना है। साथ ही जल्दी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। हमारी तबीयत खराब लग रही है, ठीक है, सर्दी होगी बहुत ज्यादा। तो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ में। साथ ही यदि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर आपके सामने आ रहा होगा। डन, ध्यान रखिए अपना। राधे राधे। हाँ।